हैं क्लास 8 की साइंस का चैप्टर नंबर 7 विच इज़ कंजर्वेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, सो आज हम लोग कंजर्वेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स का पार्ट 2 करने वाले हैं। आई होप आप लोगों ने इसका पार्ट 1 देखा होगा, और अगर नहीं देखा तो आई बटन पे मैंने वो आप लोगों को दे दिया, आप वहाँ से जाके इसका पार्ट 1 देख सकते हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हमारा जो पहला सब टॉपिक है दैट इज़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो व्हाट इज़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? ठीक है, हम सबको पता है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कुछ होता है जहाँ पे लाइक एनिमल्स होते हैं, हम एनिमल्स को देखने जाते हैं, लेकिन रियलिटी में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का रियल मीनिंग क्या होता है? ओके, तो उससे ध्यान से देखते हैं। सो area where animals are protected from any disturbance to them and their habitat। एक ऐसा एरिया जहाँ पे एनिमल्स एंड उनकी स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट किया जाता है विदाउट एनी डिस्टर्बेंस टू देम इन देयर हैबिटेट, बिना किसी डिस्टर्बेंस टू देयर हैबिटेट। मतलब उनका जो हैबिटेट होता है ना, जैसे कि मान लीजिए पोलर बियर है तो उसका हैबिटेट क्या है? बहुत ही ज़्यादा ठंडी। तो बिना किसी डिस्टर्बेंस ऑफ उसके हैबिटेट बहुत ही ज़्यादा ठंडी है तो उसके किसी भी हैबिटेट को बिना डिस्टर्ब किए उसको अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। ठीक है, वहाँ पे एरियाज़ में। अब आप लोग सोच रहे होंगे जब एनिमल्स खुद ब खुद लाइक नॉर्मल अपने पोलर बियर जितने जहाँ पे रहते हैं वो लोग नॉर्मल रह सकते हैं, तो उनको भी यहाँ पे फालतू का क्यों प्रोटेक्ट करके रखा जा रहा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में? ठीक है, जब वो खुद से रह सकते हैं, उनके पास खुद का एक नेचर है, तो उनको क्यों फिर से आर्टिफिशियल वही नेचर देके क्यों प्रोटेक्ट किया जा रहा है? अब इसलिए प्रोटेक्ट किया जाता है, कभी कभी कुछ किसी एरियाज़ में क्या हो जाता है ना, कभी कभी कुछ बाढ़ आ जाती है, फ्लड आ जाता है, ड्रॉट पड़ जाता है, तो एनिमल्स के नेचुरल हैबिटेट को बहुत ज़्यादा दिक्कत पहुंचती है। या कभी कभी किसी एरिया में कुछ एनिमल्स के जो स्पीशीज होते हैं वो एक्सटिंक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसीलिए उनको नेचुरल एनवायरनमेंट से थोड़ा सा आर्टिफिशियल में रखा जाता है ताकि वो थोड़ी देर बचे रहें। ठीक है, सो इसीलिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व। सो इससे पहले हमने देखा था कि व्हाट आर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। सो अब हम लोग देखते हैं अपना नया कॉन्सेप्ट विच इज नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, सो व्हाट आर नेशनल पार्क्स? नेशनल पार्क मीन्स एरियाज रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ where they can freely use the habitats and natural resources। तो नेशनल पार्क एक ऐसी जगह है जहाँ पे वाइल्ड लाइफ मीन्स एनिमल्स एंड जो बर्ड्स हैं वो लोग क्या कर सकते हैं? दे कैन फ्रीली यूज देयर हैबिटेट्स। मतलब जैसे कि हैबिटेट्स मतलब जैसे कि पोलर बेयर का जो स्नोई रीजन है तो वो वहाँ के हैबिटेट्स को यूज़ कर सकते हैं, और वी कैन से दैट नेचुरल रिसोर्सेज के जो पोलर बेयर के जहाँ पे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनके जो वो इस्तेमाल करते हैं वो वहाँ पे फ्रीली उसे यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट टाइप ऑफ एरिया इज नोन एज नेशनल पार्क। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डिफरेंस क्या हुआ? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क में ये डिफरेंस हुआ कि नेशनल पार्क में एनिमल्स को मतलब वो जो वाइल्ड लाइफ है उन सबको मतलब वहाँ के जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनको फ्रीली यूज़ करने के लिए भी दिया जाता है, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में उनको फ्रीली यूज़ करने के लिए नहीं दिया जाता है। मतलब एनिमल खुद ब खुद वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे केयर टेकर्स होते हैं। ओके, सो वो लोग खुद ब खुद वहाँ पे नेचुरली फ्रीली घूम के इधर उधर के नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि ट्रीज़ हो गए, मतलब जो अगर कोई कार्निवोरस है उनको मतलब ग्रास को ऐसे ही नेचुरली खा नहीं सकते। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में वहाँ पे केयर टेकर्स होते हैं। ठीक है, वो उन्हें खिलाते हैं, बस उन्हें उस टाइप का एक इन्वायरमेंट दिया जाता है। ठीक है, और क्या ताकि उन्हें वो आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट होता है। ठीक है, ताकि उन्हें ये ना लगे कि वो अपने हैबिटेट से दूसरी जगह में आ गए हैं। ठीक है, एंड नेशनल पार्क में ये होता है ना कि उनका हैबिटेट भी मतलब आर्टिफिशियल रहेगा और उसके बाद वहाँ पे उनको उस टाइप के फ्रीली नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करने का मौका भी मिलेगा। सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। सो अब हम लोग देखते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स जो इन दोनों से बहुत ही ज़्यादा अलग होता है। ठीक है, सो व्हाट आर बायोस्फीयर रिजर्व्स? लार्ज एरियाज of protected land for conservation of wildlife, plants and animals, resources and traditional life of the tribals living in the area। तो बायोस्फीयर रिजर्व सबसे बड़ा होता है नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में से, क्योंकि ये बहुत ही बड़े बड़े लार्ज एरियाज होते हैं फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में प्लांट्स एंड एनिमल्स रिसोर्सेज को
कंजर्व करने के लिए बहुत ही बड़ा एरिया होता है, लार्ज लैंड्स होते हैं, वहाँ पे प्लांट्स एंड एनिमल्स और उनके जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उन सबको प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। अब पहली चीज़, प्रोटेक्ट क्यों करके रखा जाता है? क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी नेचुरल क्लाइमेट की वजह से या फिर वो एक्सटेंट भी अगर हो रहे रहते हैं तो उनको ह्यूमंस की केयर टेक में रखा जाता है कि अगर ये एक्सटेंट हो जाएंगे तो क्या होगा, ठीक है, क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं वो भी ह्यूमंस के लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट छोड़ते हैं, ठीक है। इसीलिए वो लार्ज एरियाज होते हैं जहाँ पे प्लांट्स एनिमल्स के रिसोर्सेज को भी अच्छे से कवर करके रखा जाता है, प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। ये तो होगी नॉर्मल बात। अब इसमें एक और बहुत ही बड़ा डिफरेंस आता है बायोस्फीयर रिजर्व्स में। बायोस्फीयर रिजर्व में ये डिफरेंस आता है कि वहाँ पे क्या होता है ना, ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल्स लिविंग इन द एरिया, और बायोस्फीयर रिजर्व्स में ना ट्रेडिशनल ट्राइबल्स को भी, ट्रेडिशनल जितने भी ट्राइबल्स होते हैं ना उन सबको भी उस एरियाज में प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, ठीक है। वहाँ पे ऐसे नहीं कि एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स रिसोर्सेज को ही प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, वहाँ पे ट्राइबल्स के कल्चर, ट्रेडिशनल लाइफ और उन सबको भी बायोस्फीयर रिजर्व्स में प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, ठीक है। सो आप अगर किसी बायोस्फीयर रिजर्व पे घूमने जाते हैं तो आपको ये नहीं लगेगा कि ये कुछ सराउंडेड, आप चलते जाओगे, बहुत ही बड़ा फॉरेस्ट लाइक एरिया होगा। वहाँ पे आपको बीच बीच में ट्राइबल्स के एरिया भी दिखेंगे, वहाँ पे ट्राइबल्स भी रहते हैं, क्योंकि अब ट्राइबल्स भी तो एक हमारे वो बन जाएंगे ना कल्चरल थिंग, उनको अब चेंज नहीं किया जाता कि भाई आप भी मॉडर्न बन जाओ, उनको जितने बचे हैं अभी ट्राइबल्स उन सबको प्रोटेक्ट करके रखा जाता है ताकि हमारे आगे वाले जनरेशन भी देख पाए कि क्या होते हैं ट्राइबल्स एंड हाउ डू दे लिव, उनका ट्रेडिशनल कल्चर एंड जितने भी चीज़ें होते हैं वो कैसे होते हैं, ठीक है। सो बायोस्फीयर रिजर्व नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में से दोनों में से अलग है, बिकॉज वहाँ पे प्लांट्स एंड एनिमल्स के बजाय ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ ट्राइबल्स को भी प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, ठीक है। सो अब हमने देख लिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं, ओके। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। Next topic is about endemic species and endangered species, ठीक है। So endemic species and endangered animals, or we can say like species also, ठीक है। So ये दोनों होते क्या हैं, ठीक है। So first देखते हैं हम लोग endemic species. Endemic species are those species of animals and plants which are found exclusively in a particular area. तो एंडेमिक स्पीशीज़ मतलब इस टाइप के कुछ स्पीशीज़, मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक बग है, ओके। बग होता है ना, अब ये बग क्या होता है ना, ये जो बग है सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में ही मिलता है। मान लीजिए ये जो बग है ये सिर्फ अमेरिका में एक पर्टिकुलर एरिया, एक अमेरिका के एक पर्टिकुलर एरिया में ही मिलता है। तो ये कौन सा एनिमल बन गया, ये एक एंडेमिक एनिमल और एंडेमिक स्पीशी बन गया, ठीक है, क्योंकि इट इज़ एक्सक्लूसिवली फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। एक पर्टिकुलर एरिया में ही ये फाउंड होता है। उस टाइप के एनिमल्स, उस टाइप के स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स को हम बोलते हैं एंडेमिक species, okay, which are found in particular area or exclusively in a particular area. So next is our endangered animals, or we can say like species. So what are endangered animals? Endangered animals are animals whose number are reducing to a level that they might face extinction, ठीक है। So endangered animals means इस टाइप के animals जो क्या हो रहा है ना, वो अपने लेवल में, अपने जो उनका जो रिप्रोडक्शन एंड उन टाइप उनका जो लेवल होता है ना, मान लीजिए एक एरिया में इतने ज़्यादा टाइप लाइक मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग एलिफेंट का, ठीक है। तो एक एरिया में इतने सारे एलिफेंट हैं, एक एरिया में इतने एलिफेंट हैं, दूसरे एरिया में इतने एलिफेंट हैं, ठीक है। सो बहुत ही ज़्यादा कम एरियाज़ में एलिफेंट बहुत कम होते जा रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है, आप लोग को तो ये भी पता है। तो वो क्या हो जाएंगे ना, एंडेंजर्ड एनिमल्स हो जाएंगे, बिकॉज उनके जो लेवल ऑफ नंबर है ना वो रिड्यूस होते जा रहे हैं, ठीक है। एंड दे माइट फेस एक्सटिंक्शन मतलब अब वो ख़त्म भी हो सकता है, आपको कभी फ्यूचर में एक भी एलिफेंट नहीं दिखेगा, ठीक है। सो उस टाइप के जितने भी एनिमल्स होते हैं उन्हें क्या हम बोलते हैं हम लोग, एंडेंजर्ड एनिमल। दे मे फेस एक्सटिंक्शन
एक्सटिंक्शन, मतलब वो ख़त्म भी हो सकते हैं उनकी स्पीशीज़, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि टाइगर अब इंसान खुद से बना देगा, टाइगर तो इंसान खुद से बनाने के बस में नहीं है ना। अगर कोई टाइगर अपना रिप्रोडक्शन करेगा तभी तो एक टाइगर आएगा ना। हम लोग खुद से थोड़े ना टाइगर बना सकते हैं विदाउट मतलब किसी केमिकल या इस टाइप की चीज़ से। वो तो नेचर के गॉड गिफ्टेड है ना। तो इसीलिए अगर टाइगर्स अगर कम होते गए, अगर कोई किल कर रहा है, उसे मार रहे हैं किसी चीज़ के लिए, उनके लाइक बाहर का जो फर होता है उसके लिए, तो क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है वो उसे कभी नहीं देख पाएगी, उसके बारे में स्टडी नहीं कर पाएगी, ठीक है। So this was our endemic species and endangered animals. So now let's move to our next subtopic. Our next and the last subtopic of this chapter is red data book. So red data book क्या होता है? So red data book ये कैसे आ गया हमारी conservation in plants and animals में? So red data books means it is a book that is a source of book which keeps a record of all the endangered animal and प्लांट्स। ओके, सो रेड डेटा बुक एक ऐसी बुक है ना जो क्या करती है, जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं एक एरिया के, पर्टिकुलर एरिया के, उसका क्या रखती है, रिकॉर्ड रखती है, ठीक है। सो ये जो रेड डेटा बुक होते हैं वो पूरी इंटरनेशनली मेंटेन की जाती है हर एक कंट्री से, मतलब हर एक कंट्री में जितने भी लाइक उस टाइप के जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं वो सब एक एक रेड डेटा बुक हर एक कंट्री में इंटरनेशनली मेंटेन की जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इंडिया भी मेंटेन करता है, जितने भी एनिमल्स एंड प्लांट्स के स्पीशीज़ इंडिया में पाए जाते हैं उन सब के जितने भी डेटाज होते हैं उन सबको लाइक वो सेव करता है अपने रेड डेटा बुक में, मेंटेन करता है कि इस दिन इतने मेरे, मतलब इसका एग्जाम्पल लेते हैं कि कैसे मेंटेन करते हैं। वो बुक है, ठीक है, उसमें क्या होता है ना, उसमें हर दिन लिखा जाता है, मान लीजिए आज किसी चीज़ की डेथ हो गई, जैसे मान लीजिए आज किसी एक एलिफेंट की डेथ हो गई तो वो लोग डेट डालेंगे, फिर लिखेंगे कि आज इस टाइप के इस स्पीशी के एक एलिफेंट की डेथ हो गई, फिर मंथ में वो लोग निकालते कि कितने एनिमल्स की डेथ हो गई इस मंथ। तो ऐसे ही करके वो लोग डेटा बनाते हैं, फिर वो इंटरनेशनली ऑर्गेनाइजेशन को दे देते हैं, ठीक है, जिससे एक डेटा बनाया जाता है, ठीक है, इंटरनेशनल एक डेटा बनाया जाता है जिससे सबको पता चलता है कि इस साल इतने मेरे, हमको इतना कंजर्व करना चाहिए प्लांट्स एंड एनिमल्स को, फिर से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो इंटरनेशनली ऑर्गेनाइजेशन चलते रहता है। और एक और लास्ट सब टॉपिक बच जाता है विच इज रिफॉरेस्टेशन। अब रिफॉरेस्टेशन सबको पता है, तो रिफॉरेस्टेशन क्या होता है, रिफॉरेस्टेशन, तो रिफॉरेस्टेशन मतलब डिफॉरेस्टेशन हमने देखा था, डिफॉरेस्टेशन मतलब फिर से, मतलब लाइक डिफॉरेस्टेशन मतलब प्लांट्स को उनको अपरूट कर देना, मतलब प्लांट्स को काट देना, ठीक है। लेकिन रिफॉरेस्टेशन मीन्स प्लांट को, न्यू प्लांट्स को लगाना, ठीक है, सैम्पल्स ऑफ प्लांट्स को रीप्लांट करना। एंड डिफॉरेस्टेशन मीन्स उसको अपरूट करना, देन रिफॉरेस्टेशन मीन्स उनको प्लांट्स को लगाना, ठीक है। सो ये दो चीज़ हमें पता चल गई, यानी यहीं पे हमारी क्लास है कि साइंस का चैप्टर नंबर 7 विच इज़ कंजर्वेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स खत्म होता है। एंड प्लीज़ इसका पार्ट 1 देखिएगा, तभी आपको ये जो पार्ट है इसे समझ में आएगा, ओके। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फैमिलीज और फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए। थैंक यू।